फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी थ्योरी एंड थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर न्यू क्रिटिसिज्म। गाइस 2018 के बाद एनटीए ने नेट का पेपर कंडक्ट करना शुरू किया एंड सिलेबस में मेजर चेंजेस ना करके पेपर के पैटर्न में ही उन्होंने चेंजेस करना इंपॉर्टेंट समझा। पहले पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था ब्रिटिश लिटरेचर, जिससे अगर आपने नोटिस किया हो तो 50 से 60 क्वेश्चंस भी एक पेपर में पूछे जाते थे ब्रिटिश लिटरेचर से। बट अब धीरे धीरे पेपर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से भी क्वेश्चंस उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पहले लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से हमें 8 से 10 क्वेश्चन मिलते थे एंड अगर आप अब के पेपर देखोगे 2018 के बाद के तो आपको 25 to 30 क्वेश्चंस भी लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड आपको इसे भी थॉरली करके जाना है। जैसे पहले हम पूरा फोकस या मैक्सिमम फोकस अपना ब्रिटिश लिटरेचर पर रखते थे, बट अभी हमें ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ लिटरेरी थ्योरी को भी पढ़ना है। सो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि लिटरेरी थ्योरी क्या है, वो क्रिटिसिज्म से कैसे डिफरेंट है। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म एंड इस लेक्चर के बाद आपको कहीं और से इस पोर्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेरी थ्योरी की अगर हम बात करें, लिटरेरी थ्योरी आसान भी है और मुश्किल भी। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है। 12 से 15 थ्योरीज आपके सिलेबस में है, जिसमें से 6 से 7 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेंगे ही। एंड मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें छोटी छोटी डिफरेंट तरह की कुछ टर्म्स जो है ऑथर्स ने दी हैं, जो हमने पहले जनरली नहीं पढ़ी होती या पढ़ी होती है तो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। तो अगर हम उन टर्म्स को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके अंडरस्टैंडिंग से समझें तो लिटरेरी थ्योरी में हम आराम से अपने 25 to 30 क्वेश्चंस जो आएंगे उनको ठीक कर सकते हैं। तो लिटरेरी थ्योरी में हम सबसे पहले ये जानते हैं, लिटरेरी थ्योरी जानने से पहले कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है उसको हम देखेंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी चीज को रिव्यू करना, एनालाइज करना। ठीक है, सो क्रिटिक्स क्या करते हैं? किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को रिव्यू करते हैं या एनालाइज करते हैं, उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। फिर लिटरेरी थ्योरी क्या है? लिटरेरी थ्योरी को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। थ्योरी भी किसी वर्क को एनालाइज करना ही होता है, बट जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर को पढ़ते हैं उसको हम लिटरेरी थ्योरी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीएचडी में एनरोल कर रखा है या आप फ्यूचर में करेंगे तो हम पीएचडी में करते क्या हैं, इससे हमें लिटरेरी थ्योरी आसानी से समझ में आएगा। हमें एक थ्योरी को किसी वर्क ऑफ लिटरेचर के ऊपर अप्लाई करना होता है, चाहे वो नॉवल हो या पोइट्री हो। उसे एनालाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, वो कोई भी थ्योरी हो सकती है या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। फेमिनिज्म आप ले सकते हैं, मार्क्सिज्म ले सकते हैं, क्रिटिसिज्म ले सकते हैं। किसी भी थ्योरी को अप्लाई करते टाइम हम वर्क में क्या देखते हैं, सो वो थ्योरी पे डिपेंड करता है। हम उसका स्टाइल देख सकते हैं, हम उसमें उसकी फॉर्म को एनालाइज कर सकते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स को या थीम्स को। तो इस तरह से अलग अलग थ्योरी में अलग अलग चीजों के बेस पे किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पीएचडी की है इंडियन राइटर गीता हरिहरन के ऊपर। ठीक है, दिल्ली में वो रहती हैं एंड उनके नॉवेल्स को अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखे हैं। बट मैंने अपनी थीसिस में क्या किया है, फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गीता हरिहरन के नॉवेल्स को पढ़ा। तो जब मैंने उनके नॉवेल्स को फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा तो मैंने उनके नॉवेल्स में कहाँ कहाँ फेमिनिस्ट एलिमेंट्स है उनको ढूंढा एंड वो बनी मेरी पीएचडी की थीसिस। तो इसी को हम लिटरेरी थ्योरी कहते हैं कि जब हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ा, उसको हम कहते हैं थ्योरी। जब रीडर्स क्रिटिक बन जाते हैं एंड किसी थ्योरी के बेस पे टेक्स्ट को पढ़ते हैं उसको लिटरेरी थ्योरी कहते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो हमारे सिलेबस में मैंने आपको जैसे बताया कि 10 से 15 थ्योरीज हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? फर्स्ट चैप्टर हमारा है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जो है, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में सब कुछ देखेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म है क्या, कहाँ से आया, इसको बिल्कुल शुरू से देखते हैं।
किसी भी थ्योरी को प्रिपेयर करने का एक पैटर्न आप नोट कर लो, पहले आप अपनी नोटबुक में नोट करो। ये 4 पॉइंट्स आपको किसी भी थ्योरी को प्रिपेयर करते हुए याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, किसी भी थ्योरी का बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि उसका जन्म कब हुआ, कैसे वो शुरू हुई, एंड दूसरा उसके थिंकर्स कौन है, किन्होंने उसे शुरू किया, कौन सी कंट्री में शुरू किया, कौन से ईयर में शुरू किया। ठीक है, सो सेकंड डिटेल्स उसके थिंकर्स के बारे में। फिर थर्ड डिटेल आपको चाहिए कि उन थिंकर्स ने कौन कौन सी बुक्स या एसेज में उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो हमें इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उनके नाम, उनके ईयर्स जानना जरूरी है। एंड फोर्थ है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उन्हीं ऑथर्स ने कौन कौन सी टर्म्स हमें दी वो हमें जानना जरूरी है। तो बस इन 4 चीजों को आप कर लोगे। एनटीए इन्हीं 4 पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछती है। हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि थ्योरी में हमें करना क्या है। सो ये हमारा एक बेस बन गया। अब हम समझते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। न्यू क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था 1929 में अमेरिका में। सो इससे पहले क्रिटिक्स थे, कौन कौन से क्रिटिक्स थे जिनसे इन्फ्लुएंस होकर न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई, वो है मैथ्यू आर्नोल्ड एंड टी.एस. एलियट। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। इन्हीं के लिखते लिखते ये थ्योरी इमर्ज हुई एंड ये अमेरिका में शुरू हुई, ये आपको जरूरी पता होना चाहिए। न्यू क्रिटिक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या मानते हैं कि किस तरह से हम लिटरेचर को पढ़े। न्यू क्रिटिक्स मानते हैं कि जब आप किसी वर्क को एनालाइज करते हो तो आपको उसके ऑथर की बायोग्राफी, उस वर्क के यॉनर के बारे में, उस टाइम के सोशल सेटअप के बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वर्क को पढ़ो, उसे एनालाइज करो, उसके स्ट्रक्चर को देखो, क्या उसका स्ट्रक्चर सही है, क्या उसमें जो वर्ड्स को यूज किया गया है वो सही है। ऑथर को आपको भूलना पड़ेगा, ही और शी इज डेड फॉर यू। सो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपको समझ में आ गया मतलब आपको न्यू क्रिटिसिज्म समझ में आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू क्रिटिक्स ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ लिटरेचर के ऊपर बिलीव करते हैं। उनको सोशल सेटअप, यॉनर, ऑथर की टाइम के सोशल सेटअप, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। एंड न्यू क्रिटिसिज्म के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो वर्ड है वो आया था आई ए रिचर्ड से। सो आई ए रिचर्ड्स एक इंपॉर्टेंट नेम है, फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये वर्ड यूज किया था, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कैसे उन्होंने इस थ्योरी को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम दिया? एक्चुअली उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने अपने ही, वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मैं तुम्हें कुछ पोएम्स दूंगा एंड तुम्हें उसे एनालाइज करना है। तो उन्होंने कुछ रिनाउंड ऑथर्स की पोएम्स उनको दी एंड उनको बोला कि इसे एनालाइज करो। तो जब उन्होंने स्टूडेंट्स ने एनालाइज किया तो आई रिचर्ड्स शॉक्ड रह गए, क्योंकि जब हमें किसी बड़े ऑथर का नाम पता होता है तो हम थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं कि ये मिल्टन की पोयम है या जॉन डन की पोयम है या शेक्सपियर का वर्क है तो ये अच्छा ही होगा, एंड हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बायस्ड होके उसका एनालाइज करते हैं। बट जब आई रिचर्ड्स ने देखा कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं एक बहुत अलग तरह से इन पोएम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या इनको एनालाइज कर रहे हैं, तब उन्होंने इस तरह के क्रिटिसिज्म को नाम दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उन्होंने इस नाम से एक ऐसे भी लिखा। सो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है इमर्ज हुआ एंड आई ए रिचर्ड्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से इसको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहना शुरू किया। सो फर्स्ट नेम तो है आई ए रिचर्ड, सेकेंड नेम है जे.ई. स्पिंगरैन। जो जे.ई. स्पिंगरैन है, स्पिंगरैन है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले उसी टाइम पर 1929 के आसपास ही न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड को पहली बार अपने एक लेक्चर में, यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर चल रहा था उसमें इस वर्ड को यूज किया था एंड वहां से भी हमें ये वर्ड मिलता है। एंड थर्ड पर्सन है जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम केनियन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे एंड उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म नाम से एक बुक पब्लिश की। तो हमें इन तीनों ही प्रोफेसर्स का नाम याद रखना है, आई ए रिचर्ड्स, जे.ई. स्पिंगरन एंड जॉन क्रो रैनसम। ठीक है, सो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये जो थ्योरी है इसके नाम हमें पता चले। और न्यू क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल
जो क्रिटिसिज्म है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब ये थ्योरी या इन राइटर्स या इन प्रोफेसर्स के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस हुआ कि न्यू क्रिटिसिज्म जो थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस हुई, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड टीएस एलियट का इन्फ्लुएंस हुआ। सो टीएस एलियट की बात करें, अगर आपने क्रिटिसिज्म में टीएस एलियट को पढ़ा है, सबसे लास्ट सेक्शन होता है टीएस एलियट का जिनको हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने क्रिटिकल एसेज में कहा था चाहे एक ऑथर लिख रहा है या एक क्रिटिक एनालाइज कर रहा है, उसे वो जो लिखना है और क्रिटिसाइज करना है ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है जब आप अपने पर्सनल थॉट्स को, अपनी चॉइसेस को साइड में रखते हो। जैसे आई रिचर्ड्स ने अपने स्टूडेंट्स को एक वर्क दिया, मतलब पोइट्री दी एंड उनको एनालाइज करवाया। सो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब आप अपनी पर्सनल चॉइसेस को साइड में रखते हो एंड आप प्रैक्टिकली किसी चीज को एनालाइज करते हो। सो यही चीज मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कही थी एंड यही चीज टीएस एलियट ने, उन्हीं के जो व्यूज थे उसके ऊपर ये थ्योरी डेवलप हुई। सो ये भी आपको याद रखना है और आपको ये वर्ड ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहिए, क्योंकि इस थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये वर्ड बहुत हेल्प करेगा। इस वर्ड की हेल्प से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस सही कर लोगे। न्यू क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को एनालाइज करना, ठीक है। सो इस थ्योरी से दो टर्म्स जुड़ी हुई हैं, ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। एक है ऑटोटेलिक टेक्स्ट और एक है क्लोज रीडिंग, ठीक है। सो दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। ऑटोटेलिक टेक्स्ट, ऑटोटेलिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हर टेक्स्ट अपने आप में काफी है, यानी कि एक टेक्स्ट को ना उसके ऑथर की जरूरत है, ना यॉनर जानने की जरूरत है, ना ही हमें किसी सोशल सेटअप या किसी चीज की। अच्छा, यॉनर क्या होता है? यॉनर होता है जैसे एलिजी एक यॉनर है, कि कोई भी पोयम अगर किसी की डेथ को मॉर्न कर रही है तो एलिजी है, एपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यॉनर में आती हैं, रोमांटिक नॉवेल्स, फिक्शन, ठीक है। सो किसी भी वर्क का उससे पहले लिखे गए टेक्स्ट से भी कोई लेना देना नहीं है एंड एक वर्क अपने आप में कंप्लीट होता है। हमें उसे पढ़ने या एनालाइज करने के लिए किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती। इसी को हम ऑटोटेलिक टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोज रीडिंग। जब आप किसी भी वर्क को एनालाइज करते हो तो क्लोजली रीड करो, मतलब उसके हर वर्ड, उसकी इमेज, उसकी राइम, रिदम, मीटर, उसमें यूज किए गए मेटाफर्स, उन सब के ऊपर आपको फोकस करना है। सो बेसिकली जो न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी है वो मेनली पोइट्री की बात करती है, बाकी चीजों की बात कम करती है। सो इनका मेन एजेंडा यही है कि क्लोज रीडिंग करो, आपको ना ऑथर से कुछ लेना देना है, जैसे ऑटोटेलिक टेक्स्ट में मैंने आपको बताया, एंड आपको सिर्फ उस पेपर पर लिखे वर्ड से ही लेना देना है। इसके बाहर आप पोएम के किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो लिखी गई हो, किसी को भी डेडिकेट की गई हो, किसी से भी इन्फ्लुएंस होके लिखी गई हो, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। उसी को हम ट्रू क्रिटिसिज्म कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स, ठीक है। सो ये दो टर्म्स आपको समझनी है, ऑटोटेलिक टेक्स्ट एंड क्लोज रीडिंग। आज जो हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं इसमें हम 9 ऑथर्स को पढ़ेंगे। 9 के 9 ऑथर्स के लिए आप नोट्स बना सकते हैं। आप अपने साथ एक नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर पाएंगे एंड जब आप PYQs या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो नोट्स हैं आपको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए वो मैंने कैसे किए। क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने वाली हूँ, सारे ऑथर्स के बारे में, उनकी बुक्स, सब कुछ, ठीक है। सो 9 ऑथर्स को हम पढ़ेंगे एंड हमारे सबसे पहले जो ऑथर हैं वो है विलियम एम्पसन। विलियम एम्पसन को आप नोट कर लो, उसके नीचे आप उनके बुक्स के नाम लिख लो, उसके नीचे आप उनके कॉन्सेप्ट्स लिख लो। इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे ताकि जब आपको रिवीजन करनी हो तब आपको हेल्प मिले। सो विलियम एम्पसन के ये 3 वर्क्स आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। इसका ईयर भी आप याद कर सकते हैं एंड इसके साथ ही सेकंड वर्क है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल्स एंड थर्ड वर्क है मिल्टन्स गॉड। ये तीनों वर्क्स के नाम आपको पता होने चाहिए, वो पूछ सकते हैं कि ये वर्क किसका है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, 7 तरह की एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है? एम्बिग्विटी मतलब
जैसे हम ये कह सकते हैं कि जिसमें किसी भी पोयम में सरफेस लेवल पर किसी वर्ड का कुछ और मतलब हो, डेप्थ लेवल में किसी और कुछ और मतलब हो, तो उसको हम एम्बिग्विटी कह देते हैं। सो जब भी आप कोई पोयम पढ़ते हैं उसमें जो वर्ड होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं। सरफेस लेवल पर उसका कुछ और मतलब होता है एंड डेप्थ लेवल में उसका कुछ और मतलब होता है। फर्स्ट एम्बिग्विटी एम्सन ने कौन सी बताई है? वो कहते हैं कि मेटाफर जो है आपको मिलेगा पोइट्रीज में, एंड मेटाफर जो है वो फर्स्ट एम्बिग्विटी है। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जैसे मैं अगर किसी को कहूँ ही इज अ लायन, तो वो लाइन कैसे हो सकता है? कोई भी बॉय मैंने देखा, मैंने कहा ही इज ए लाइन, तो मैंने क्या करा, मेटाफर यूज किया जिसमें मैंने एक इंसान को कंपेयर किया, ठीक है, बट डायरेक्ट कंपेयर किया। सो वो कहते हैं कि मेटाफर्स आपको मिलते हैं पोएट्री में, वो एक तरह की एम्बिग्विटी है। सेकंड है एंटीथीसिस, जिसमें दो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स को साथ में रखा जाता है एंड कंट्रास्ट दिखाया जाता है। जैसे कि मैकबेथ की बहुत ही फेमस नहीं, हैमलेट की बहुत ही फेमस लाइन्स है, टू बी और नॉट टू बी, मैं करूं या नहीं करूं। सो दो सिमिलर आइडियाज को जो एक दूसरे के अपोजिट भी हों उनको साथ में रखा जाए। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो एंटीथीसिस का आपको कोई एग्जांपल पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थर्ड उन्होंने बताया है एलिगरी। वो कहते हैं कि एलिगरी भी एक तरह की एम्बिग्विटी है, जिसमें सरफेस लेवल पर जो पोएम चल रही है उसका कुछ और मतलब है एंड डीपर लेवल पर कुछ और मतलब है। जैसे अगर आपने एब्सैलम एंड चीटोफिल पढ़ा है तो सरफेस लेवल में वो किंग डेविड की कहानी है, बट डेप्थ लेवल में हमें वो किंग चार्ल्स टू की कहानी बताता है। सो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो एम्बिगुअस है। तो उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की एम्बिग्विटीज होती हैं पोइट्री में। तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज हैं, जहां पर अपोजिट वर्ड्स साथ में हो सकते हैं, जिससे जिससे एक एम्बिगुअस फीलिंग आए, ठीक है। सो इसमें पोएट्री में हमेशा ही आपने देखा है कि ऑथर्स मेटाफोर, सिमली, एंटीथेसिस, ये सारी चीजें यूज करते हैं क्योंकि पोएट्री को एक स्पेशल इफेक्ट देना होता है। तो स्पेशल इफेक्ट के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है। नॉर्मल लैंग्वेज से अलग करने के लिए भी इन सारी चीजों को यूज किया जाता है। सो एम्सन कहते हैं कि ये 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी है, बट एम्बिग्विटी को आपने नेगेटिव वर्ड नहीं समझना है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, एंड पोइट्री में ऐसी अनक्लैरिटी जरूरी होती है। सो एम्बिगुअस कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इससे आपको पूरा एम्सन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर क्रिटिक किसी भी पोएम को एनालाइज करना चाहता है तो उसका काम है इन एम्बिग्विटीज को सर्च करना। उसे ये एम्बिग्विटीज मिलती हैं तो वो वर्क अच्छा है। ये एम्सन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है कि अगर कोई क्रिटिक एम्बिग्विटीज को ढूंढता है एंड उसे मिलती हैं तो इसका मतलब वो वर्क जो है हाई क्वालिटी वर्क है। इसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, विलियम एम्सन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इज। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इज एन एनालिसिस ऑफ पोएटिक एम्बिवेलेंस, यानी कि पोएट्री को जब हम एनालाइज करते हैं उसके लिए उन्होंने ये यूज किया था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल स्टडी बाय विलियम एम्सन। सो इनके वर्क्स के ऊपर आया है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी भी इन्होंने लिखा है। द डायर्स हैंड इन्होंने नहीं लिखा है। मिल्टन्स गॉड, सम वर्जन ऑफ द पेस्टोरल, ये सारे वर्क्स जो हैं एम्सन के हैं। सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ। आई ए रिचर्ड्स, इनके भी सारे वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये इन्होंने सी के ओगडन नाम के एक प्रोफेसर के साथ मिलके लिखा था। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसका सबटाइटल भी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो ऐसे है उसका सबटाइटल क्या है? स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। इसी वर्क में इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक्सप्लेन किया है, एंड फिलोसफी ऑफ रेटिक। सो ये चारों वर्क्स आपको याद करने हैं, रट्टा लगा लो, क्योंकि आई ए रिचर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है तो उनमें से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। अब इनके कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है
ये कहते हैं कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो सो उसमें से 4 तरह के मीनिंग्स निकल कर आते हैं, जिसको वो टोटल मीनिंग कहते हैं। वो 4 तरह के मीनिंग क्या है? सबसे पहला है सेंस। सेंस यानी कि जो भी मटेरियल ऑथर ने रीडर्स को प्रोवाइड किया है उसको हम सेंस कहते हैं, यानी कि रीडर उस मटेरियल को पढ़ेगा एंड उससे जो मतलब निकलेगा दैट इज सेंस। फीलिंग, फीलिंग मतलब रीडर का उस टेक्स्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सपोज मैं उसको पढ़ रही हूँ, आप एक वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ रहे हो सकता है आप उसको अलग तरह से समझो, मैं उसको अलग तरह से समझूं, उसको हम फीलिंग कहते हैं। एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, एटीट्यूड है वो क्या कहना चाहता है, जो बुक के अंदर जो स्पीकर है वो ऑथर्स वो क्या बात करना चाहता है रीडर से, वो क्या समझाना चाहता है। एंड फोर्थ है इंटेंशन, यानी कि टेक्स्ट के अंदर छुपी हुई हिडन फीलिंग्स, यानी कि ऑथर जो है उसकी क्या फीलिंग है, वो क्या लिखना चाह रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो ऐसी चीजें जो एम्बिगुअस हो उसको इंटेंशन कहते हैं। जैसे हमने पीछे एम्बिग्विटी पढ़ा, तो वो सारी जो चीजें हैं वो एम्बिगुअस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं एग्जाम्पल दूंगी एब्सैलम एंड चीटोफिल का। एब्सैलम एंड चीटोफिल में क्या है, सरफेस लेवल पर पूरी की पूरी कहानी किंग डेविड की है जो बाइबल से ली गई है, बट जब हम उस कहानी को कंपेयर करते हैं उस टाइम रेस्टोरेशन पीरियड के राजा की कहानी से, किंग चार्ल्स टू से, तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि सारे ही कैरेक्टर्स और सारे ही फीचर्स उस टाइम के साथ मैच करते हैं। सो ये चीजें कैसे पता चलेंगी? अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है और हमने उस टाइम के सिनेरियो को एनालाइज करा है। तो वो कहते हैं कि 4 तरह की, आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि एक बुक से 4 तरह के मीनिंग निकलते हैं, जो कि टोटल मीनिंग है, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। आपको इसको इसी तरह एज इट इज याद करना है क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। एंड आइए रिचर्ड्स का सेकंड कॉन्सेप्ट है टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि लैंग्वेज को कैसे यूज किया जा सकता है। लैंग्वेज को 2 तरह से यूज किया जा सकता है, साइंटिफिकली एंड इमोटिवली। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैंने कोशिश किया है कि कम में मैक्सिमम डिटेल्स में आपको दे सकूं एंड आपके लिए वो याद करने भी आसान हो। सो साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें कुछ भी इमोशनल नहीं है, ये एक फैक्ट है। कोई भी इक्वेशन अगर कोई लिख रहा है, अगर वाटर इज इक्वल टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है ना, H2O, ये सारी जो चीजें होती हैं ये साइंटिफिक लैंग्वेज होती है। बट जो पोइट्री है, पोइट्री में कैसी लैंग्वेज यूज होती है? इमोशनल। जब इमोशनल फैक्ट्स डाले जाएं लैंग्वेज के अंदर तो उसे इमोशनल लैंग्वेज कहते हैं। ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। बाकी एक इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है एक्सपेरिमेंट किया था, वो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाने गए थे दुनिया में। क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइंड बाय, सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये जो टर्म है ये हमें मिली है आई ए रिचर्ड से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। In his practical criticism, I.A. Richards suggests that there are several kinds of meanings and that the total meaning is a blend of contributory meanings which are of different types. He identified 4 kinds of meaning, or the total meaning of a word depends upon 4 factors. Choose the right combinations as proposed by Richards. So इन्होंने बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, बट सिंपली ये पूछना चाहते हैं कि आई ए रिचर्ड्स ने जो टोटल मीनिंग दिया है या जो 4 टाइप ऑफ मीनिंग दिए हैं वो कौन से हैं। सो सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन, ये आपको याद रखना है। देखो कितना कंफ्यूज आप हो सकते हो अगर आपने इसको सही से नहीं किया होगा, क्योंकि 3 चीजें इन्होंने सब में सही दी हैं, सिर्फ एक चीज हमेशा इन्होंने चेंज कर दी है। तो हमें चारों के चारों अच्छे से याद होने चाहिए, इनके मतलब समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे ऑथर क्लियंथ ब्रूक्स। क्लियंथ ब्रूक्स के ये चारों वर्क्स हमें याद करने बहुत जरूरी हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन, वेल रोट ऑन स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री,
ये जो टाइटल है वेल रोट अर्न, ये लिया गया है जॉन डन की पोयम कैननाइजेशन से, एंड स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री, ये इसका सब टाइटल है, ठीक है। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीट्स सिल्वियन हिस्टोरियन हिस्ट्री विदाउट फॉरगिवनेस। अब ये भी कीट्स की पोयम जो है वहां से लिया गया है टाइटल, कीट्स की ओड ऑन ग्रेशन अर्न से ये टाइटल लिया गया है। सो ये चारों टाइटल्स आपको याद करने हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनके सब टाइटल्स क्या हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियंथ ब्रूक्स ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं जिनको समझना बहुत आसान है। सबसे पहला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स है जहां पर पहले तो ये कहते हैं कि पैराडॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स होता है जहां दो अपोजिट चीजें एक साथ रखी जाएं, जैसे आई ऑलवेज लाई, है ना, ये एक एग्जांपल हो सकता है, आई ऑलवेज लाई। सो ये अगर मैं ये चीज कह रही हूं कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, तो हो सकता है जो मैंने ये स्टेटमेंट बोली है ये भी झूठ हो। ए लेस इज मोर, लेस जो है वो ज्यादा होता है। तो ये दो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ में रखी गई हैं। अर्न, यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, तो मनी को स्पेंड करके आपको मनी बनानी है। सो दो अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम पैराडॉक्स कहते हैं। ब्रूक्स कहते हैं कि पोइट्री में पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अपने वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैराडॉक्स के लिए ब्रूक ने कौन सी पोएम्स का एग्जाम्पल लिया है। सो सबसे पहले उन्होंने वर्ड्सवर्थ की वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को लिया है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, एंड जॉन डन की कैननाइजेशन। सो इन दोनों ही पोएम्स में बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कैननाइजेशन में डन ने फिजिकल लव एंड सेंटली लव को कंपेयर किया है, एक जैसा दिखाया है, ठीक है। सो दोनों को साथ साथ रखा है। तो पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैराडॉक्स तो इन्होंने दे दिया कॉन्सेप्ट, बट एक क्रिटिक है R.S. क्रेन। R.S. क्रेन ने एक वर्क लिखा था क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लियंथ ब्रूक्स। सो इसमें इन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने कहा कि जो ब्रूक हैं वो बहुत ज्यादा सेंटी हो गए हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं पैराडॉक्स वर्ड को लेके, बट वो अग्री नहीं करते हैं कि पोइट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पोइट्री के अलावा भी हमें लाइफ में हर जगह पैराडॉक्सेस मिलते हैं, वो सिर्फ पोइट्री में नहीं है। और कहाँ कहाँ मिलते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। वो कहता है कि अगर आप आइंस्टाइन के फॉर्मूला को ही उठा लो, मैटर इज इक्वल टू एनर्जी, ये भी एक पैराडॉक्स है। कैसे पैराडॉक्स है? मैटर और एनर्जी को साथ साथ रखा गया है, बट वो अपोजिट है। मैटर मतलब क्या होता है? जो जिसे हम देख सके, जो सॉलिड फॉर्म में हो, एंड एनर्जी क्या होती है? जिसे हम देख ना सके बट वो होती है। सो ये दोनों चीजें भी एक पैराडॉक्स हैं। तो वो ब्रूक के इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पोइट्री में ही पैराडॉक्स हो, पैराडॉक्स हर जगह है, एंड सिर्फ पोइट्री के लिए पैराडॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये भी आपको याद रखना है। R.S. क्रेन ने क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लियंथ ब्रूक्स में ये आइडिया दिया है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट ब्रूक ने दिया है वो है हेयरसे ऑफ पैराफ्रेजेस। पैराफ्रेजेस का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेजेस का मतलब होता है किसी भी पोएम को समराइज करना, है ना, शॉर्ट में बताना किसी चीज को। हम जो करते हैं, हम जब नेट की तैयारी करते हैं, हम नॉवेल्स को पढ़ते नहीं, बट हम उसकी समरी पढ़ते हैं। पोइट्री को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, हम उसकी समरी पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं पैराफ्रेज करना। तो वो कहते हैं कि ये एक एरर है। अगर आप किसी भी पोइट्री को पैराफ्रेज करते हो, किसी पोएम को आप अगर उसको समराइज करते हो, तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये एक एरर है। हेयरसे का मतलब क्या होता है? एरर, जो अच्छा ना हो। सो ये एक एरर है, क्योंकि आप पोइट्री को कभी भी समराइज करके नहीं समझ सकते, वो उस पोएम के साथ नाइंसाफी होगी। अगर आप किसी चीज की, किसी पोएम की समरी कर रहे हैं, तो आप उसका जो पोएम का प्लेजर है उसको आप खो देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज कोई गाना सुन रही हूँ, उस गाने में राइम है, रिदम है, उनके जो वर्ड्स की सीक्वेंस है, वो मुझे प्लेजर देगा। बट अगर मैं किसी सॉन्ग को समरी बना के आपको पढ़ के सुनाऊं, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप कहोगे कि मजा ही नहीं आ रहा, ये कोई सॉन्ग सुनना थोड़ी है। सो सेम वे में हियरसे ऑफ पैराफ्रेज का मतलब होता है कि किसी भी पोएम को आप
पैराफ्रेज अगर करते हो दैट इज एरर, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आप पोयम के साथ गलत कर रहे हो। पोयम कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, वो एक इमोशनल चीज है एंड अब उसको प्रैक्टिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आप एनालाइज कर सकते हो बट आप प्रैक्टिकली उसको पढ़ नहीं सकते, आपको इमोशनली ही उसको पढ़ना पड़ेगा। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे ब्रूक के। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू क्रिटिक्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द हेयरसे ऑफ पैराफ्रेज, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सो ये जो हमें आइडिया दिया है क्लियंथ ब्रूक्स ने दिया है, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है एफ आर लीवीज। एफ आर लीवीज के दो वर्क्स हैं। एफ आर लीवीज का ग्रेट ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड वैसे तो टी एस एलियट की पोयम है बट इन्होंने उस पोयम को कैसे पढ़ना है उसके ऊपर एक ऐसे लिखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। द वेस्टलैंड बाय एफ आर लीवीज क्या है, एक ऐसे है एंड द वेस्टलैंड एक पोयम है टी एस एलियट की। सो ग्रेट ट्रेडिशन एक वर्क भी है एंड उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी है, देख लेते हैं हम वो कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले हम एफ आर लीविस के बारे में कुछ समझ लेते हैं। एफ आर लीविस जो है वो भी अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिक से बिलोंग करते हैं एंड इनके जो दोनों ही वर्क्स हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। ये कहते हैं कि न्यू क्रिटिक्स बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये ना न्यू क्रिटिसिज्म के ऑथर तो हैं बट न्यू क्रिटिसिज्म को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं। सो ये कहते हैं कि न्यू क्रिटिक्स बिल्कुल सही हैं बट हम किसी भी वर्क को होल सोल अकेले नहीं पढ़ सकते जैसे न्यू क्रिटिक्स का मानना है। उसके लिए हमें सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब चीजों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप किसी वर्क के साथ जस्टिस नहीं करोगे जब आप उसको क्रिटिसाइज करोगे। सो ये कहते हैं कि मैं अग्री करता हूं कि न्यू क्रिटिक्स के जो आइडियाज हैं उसमें मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करता हूं कि बायोग्राफी के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए कि ऑथर की लाइफ में क्या हो रहा है, बट मैं इस चीज से अग्री नहीं करता कि हम किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को सब चीजों से अलग कर दें, यॉनर से अलग कर दें, सोसाइटी से अलग कर दें, कल्चर से अलग कर दें। नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी और कल्चर और ट्रेडिशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर पर पड़ता है। सो ये इनके पर्सनल ओपिनियंस हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने एक जर्नल फाइंड आउट किया था, यानी कि एक जर्नल शुरू किया था स्क्रूटनी नाम से अपनी वाइफ क्यू.डी. रोथ के साथ मिलकर एंड एफ आर लीवीज इस जर्नल में उस टाइम के फेमस ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अगेंस्ट लिखते थे। उनको ब्लूम्सबेरी ग्रुप के आइडियाज अच्छे नहीं लगते थे। अब ब्लूम्सबेरी ग्रुप कौन है आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया होगा, जो वर्जीनिया वुल्फ हैं और उनके हस्बैंड हैं, दोनों मिलके ये ग्रुप को चलाते थे, उसके साथ और भी ऑथर्स थे। सो ब्लूम्सबेरी ग्रुप के जो प्रिंटिंग प्रेस थी इनकी, सो इनके जो आइडियाज थे, आइडियोलॉजीज थी, उसके खिलाफ एफ आर लीविस लिखते थे। एंड इसके अलावा न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में स्क्रूटनी नाम के जर्नल में वो लिखते थे, ठीक है, कि ये किस चीज में बिलीव करते हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहते हैं कि ग्रेट ट्रेडिशन क्या है, अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है या एक अच्छा क्रिटिक बनना है तो आपको कुछ ग्रेट राइटर्स को फॉलो करना जरूरी है। जिस तरह से वो लिख रहे थे उसी तरह से उनको फॉलो करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने 9 नाम दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने 4 नाम दिए थे, जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरेड। सो उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो इन 4 ऑथर्स को आप फॉलो कर सकते हो। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, ग्रेट ट्रेडिशन में डीएच लॉरेंस को भी ऐड किया जा सकता है, ही इज ऑल्सो अ गुड राइटर। इसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन में 4 और नामों को ऐड किया। वो 4 और नाम कौन से हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। वो हैं आपके चार्ल्स डिकिंस हैं। चार्ल्स डिकिंस का हार्ड टाइम्स इनको पसंद नहीं आया था। वो कहते हैं कि हार्ड टाइम्स जो है वो एक बहुत अच्छा वर्क नहीं है, तो हार्ड टाइम्स को आप अवॉइड मतलब उन्होंने कहा है कि आप अवॉइड करो। चार्ल्स डिकिंस के साथ साथ 3 अमेरिकन ऑथर्स, नेथेनियल हाथॉर्न, हरमन मेलविले एंड एडगर एलन पो, इन सबको भी इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन में रखा है। चार्ल्स डिकिंस, नेथेनियल हाथॉर्न, हरमन मेलविले एंड एडगर एलन पो। अब ये 9 के 9 नाम आपको रटे होने चाहिए क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑथर ग्रेट ट्रेडिशन में फॉल करता है या कौन सा ऑथर ग्रेट ट्रेडिशन में
फॉल नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो सारे ऑथर्स हैं जो अमेरिकन्स हैं, जैसे नेथेनियल हथॉर्न, हरमन मेलविले, ये सारे जो ऑथर्स हैं ये सक्सेसर्स हैं शेक्सपियर के। जितने महान शेक्सपियर थे उनके मतलब सक्सेसर्स हैं ये, सो उनको ये फॉलो करते हैं, उनकी तरह महान है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट आर जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल टेक्स्ट बिगिंस विद द अबव असर्शन। सो ये कौन से टेक्स्ट में आया था? एफर लीविस के ग्रेट ट्रेडिशन में उन्होंने ये बात कही है कि इन ऑथर्स को फॉलो करना चाहिए। सो इस तरह से वो घुमा फिरा के आपसे वही सिंपल सी चीज पूछते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर्स हैं वो है, दो ऑथर्स हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा था, मोनरो ब्रैडस्ले एंड विलियम कूड्स विमसेट। सो इनका जो वर्क है वर्बल आइकन, जिसका सबटाइटल है स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री। ये आपको रट्टा लगाना है क्योंकि इनमें से एक ही या दो ही तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये याद करना बहुत आसान है। इसी वर्क का नाम और इस वर्क के अंदर इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटेंशनल फॉलिसी, दूसरा है अफेक्टिव फॉलिसी। इंटेंशनल फॉलिसी का मतलब क्या होता है? फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ, जब आप किसी भी वर्क को पढ़ते हो और आप उसके ऑथर की इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन को जानना चाहते हो, तो वो एक फॉल्स बिलीफ है, वो एक फॉलिसी है, वो गलत है। आपको ऑथर की इंटेंशन को जानना जरूरी नहीं है, वो एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन माना जाएगा, क्योंकि ऑथर इज डेड फॉर यू। ऑथर इज डेड फॉर यू का मतलब ये नहीं है कि सच में ऑथर मर गया है। हो सकता है, जैसे अब मैंने जो अपनी थीसिस लिखी थी गीता हरिहरन के ऊपर, शी इज अलाइव, बट जब आप एनालाइज करते हो एज अ न्यू क्रिटिक किसी वर्क को, तो आपको क्या मानना है? दैट ऑथर इज डेड फॉर यू। आपको ऑथर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने शुरू में ऑटोटेलिक टेक्स्ट नाम से एक टर्म पढ़ी थी। अगर आपको किसी वर्क का ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म करना है तो आपको सिर्फ वर्क पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस इंटेंशनल पॉलिसी नाम की जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं, आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज एक 5 साल का बच्चा है एंड मैंने उसको एक पेपर और पेन दे दिया और मैंने उसको बोला कि ड्रॉ करो, तो उसने एक बिल्ली ड्रॉ की, बट जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक घोड़ा है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे की जो पेंटिंग है उतनी क्लियर नहीं भी हो सकती, बट जो उसने बनाया मुझे उससे कुछ अलग दिखाई दिया। अगर वो मुझे ये बताएगा कि दीदी ये ना एक बिल्ली है, हो सकता है मैं तब तो मानूं। सो इसी तरह से जब एक ऑथर कुछ लिखता है और आप उसको जब पढ़ते हो, वो दोनों अलग हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस ऑथर ने उस वर्क के साथ कोई अपेंडिक्स जोड़ा हो कि इस वर्क को कैसे पढ़ना है। जैसे बहुत सारे ऑथर्स हैं अपनी पोइट्री या अपने वर्क के साथ कुछ एक पीस ऑफ पेपर जोड़ देते हैं जिसमें वो अपनी इंटेंशन बताते हैं कि मैंने इसको क्यों लिखा, किस रीजन से लिखा, बट अदरवाइज अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू ब्रैडस्ले एंड विमसेट, इन दोनों ऑथर्स के हिसाब से वो कहते हैं कि अगर आप ऑथर की इंटेंशन के हिसाब से किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ते हैं, दैट इज इंटेंशनल फॉलिसी, ठीक है। फॉलिसी का मतलब एक एरर। दूसरा है अफेक्टिव पॉलिसी। सो अफेक्टिव पॉलिसी भी कुछ सिमिलर सा ही है। देखो, सारे ही ऑथर्स ने एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग नाम से बताया है, तो सिर्फ आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि न्यू क्रिटिक्स कहना क्या चाहते हैं एंड उनके अलग अलग नाम। सो अफेक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या है? अगर कोई भी वर्क, सपोज कोई रीडर पढ़ रहा है एंड एक ऑथर ने एक सपोज एक इमोशनल कहानी लिखी है, ठीक है, इमोशनल पोइट्री लिखी है, एंड ऑथर या क्रिटिक ये समझ रहा है कि जितने भी रीडर्स इसको पढ़ेंगे तो वो रोएंगे, इमोशनल हो जाएंगे एंड दे विल क्राई। और सपोज 10 लोगों को उन्होंने वो वर्क दिया एंड 10 लोगों में से 2 ही लोग जो हैं रोए, बट 8 लोग बिल्कुल ही नहीं रोए, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्क ऑफ लिटरेचर खराब है, क्योंकि आप किसी भी वर्क के अफेक्ट के बेसिस पर किसी वर्क को जज नहीं कर सकते कि रीडर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, क्या अफेक्ट होगा। अफेक्ट मतलब इंपैक्ट, इफेक्ट। सो इफेक्ट
के बेस पे एक वर्क को जज करना भी एक फॉलिसी है, एक एरर है। तो हम किसी भी वर्क को रीडर के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट के बेसिस पे, इमोशनल इम्पैक्ट के बेसिस पे किसी भी पोएम को या किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को जज नहीं कर सकते। हो सकता है सेम इम्पैक्ट ऑथर के रीडर के ऊपर ना पड़ा हो सारे रीडर्स के ऊपर, बट वो वर्क फिर भी महान हो सकता है। सो उसकी महानता को जज करने के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं, एंड अफेक्ट के बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर सकते। सो ये दो एरर्स उन्होंने बताए हैं, इंटेंशनल पॉलिसी यानी कि ऑथर के इंटेंशन के बेसिस पे किसी वर्क को पढ़ना, एंड अफेक्टिव पॉलिसी किसी भी रीडर के ऊपर क्या अफेक्ट होगा उसके बेसिस पे किसी वर्क को एनालाइज करना। क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म इंटेंशनल पॉलिसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले इसको यूज किया था विमसेट एंड ब्रैडले। सो इन ऑथर्स के ये शॉर्ट नेम्स हैं, विमसेट एंड ब्रैडले। नेक्स्ट ऑथर है आरपी ब्लैकमूर। आरपी ब्लैकमूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर नहीं है, इनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी आते हैं तो हम देख लेते हैं। आरपी ब्लैकमूर का एक ही वर्क है, द क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क। ये नाम आपको याद रखना है। इनके एज सच कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट इनकी आइडियोलॉजीज हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक क्रिटिक एक टेक्स्ट को कैसे अप्रोच करे। कोई भी अगर क्रिटिक है वो किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ सकता है। आप किसी भी वर्क को ऑटोनोमस होल की तरह पढ़े, यानी कि वो वर्क अपने आप में कंप्लीट है। क्रिटिक को ऑब्जेक्टिवली जज करना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका ऑथर क्या सोचता है, सोसाइटी क्या सोचती है, या सोशल सेटअप कैसा है। वो उसको ऑब्जेक्टिवली देखे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स और अपने पर्सनल आइडियाज को वो बीच में ना लेके आए। दैट इज ऑटोनोमस होल या ऑटोनोमस स्टडी, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक जो रीडर है या एक क्रिटिक है वो टेक्स्ट को उसके सिंबल्स, आयरनी, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, इन सारी चीजों के बेसिस पे ही एनालाइज करे या पढ़े। दैट इज द ट्रू क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो ये वही न्यू क्रिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, बस लैंग्वेज बदल बदल कर आ गया है। किसी ने उसको ऑटोनोमस होल कह दिया, किसी ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कह दिया। नेक्स्ट अगर हम इनका मेन जो कॉन्सेप्ट देखें, वो कहते हैं कि क्रिटिक्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के, न्यू क्रिटिक्स और प्रोफेशनल क्रिटिक्स। अब न्यू क्रिटिक्स, यहाँ न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्रिटिक्स नहीं है। न्यू क्रिटिक्स मतलब जो नए नए क्रिटिक बने हैं। सपोज मैं एक क्रिटिक बन जाऊं, बट इससे पहले मैंने क्रिटिसिज्म का कोई काम नहीं किया, सो मैं क्या हूं, नई नई क्रिटिक हूं। तो वो कहते हैं कि दो तरह के क्रिटिक होते हैं, न्यू क्रिटिक्स एंड प्रोफेशनल क्रिटिक्स। बट दोनों में से बेस्ट कौन है, वो कहते हैं कि न्यू क्रिटिक्स आर बेस्ट। जो एमेच्योर क्रिटिक्स हैं, एमेच्योर मतलब जो नए नए बने हैं, वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छे हैं अपने काम में, वो अभी मेच्योर नहीं हुए, एंड वो पैसे के लिए नहीं लिखते, वो क्रिटिक बनने के लिए लिखते हैं। उनका अभी नया नया एक्सपीरियंस है, तो वो अपनी पूरी जी जान लगाते हैं किसी वर्क को एनालाइज करने में, एंड वो इंट्यूटिव नहीं है, यानी कि उनकी कोई पहले से कुछ धारणाएं अभी तक बनी नहीं है। जब बन जाएंगी तब वो पुराने हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोफेशनल क्रिटिक्स है वो बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो बायस्ड हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनको ये लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर कोई कैसे लिख सकता है, या इस टॉपिक के ऊपर नहीं लिखा जाना चाहिए, है ना। सो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी पर्सनल बायसेस को भी बीच में लेकर आते हैं। वो ऑलरेडी अपने जो बने हुए बिलीफ्स हैं उसके बेसिस पे किसी वर्क को एनालाइज करते हैं। सो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू आरपी ब्लैकमूर कौन से क्रिटिक्स अच्छे हैं, क्या नए नए बने क्रिटिक्स अच्छे हैं या प्रोफेशनल क्रिटिक्स अच्छे हैं। बट वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछेंगे, वो आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, एंड फिर उसको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं एलन टेट। एलन टेट का भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एलन टेट एक इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, और इनका एक ही वर्क आपको याद रखना है, मैन ऑफ लेटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कॉन्सेप्ट देखते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को अगर आप देखते हो तो उसके दो तरह के मीनिंग निकलते हैं। एक होता है डेनोटेटिव मीनिंग, एक होता है कॉनोटेटिव। ये आपने पेपर 1 में भी यूजीसी नेट के पढ़ा होगा, या आप सेट की तैयारी कर रहे हैं
तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये पढ़ाया जाता है। सो डेनोटेटिव का मतलब क्या होता है? डेनोटेटिव का मतलब होता है सरफेस लेवल का मतलब मीनिंग, यानी कि जो आपने पढ़ा उसका एज इट इज जो आपने समझा उसको हम डेनोटेटिव कहते हैं। कॉनोटेटिव क्या होता है? हिडन मीनिंग, जैसे मेटाफोर्स, एलिगरीज, जब इन सारी चीजों को यूज किया जाए तो कॉनोटेटिव। तो वो कहते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को हम दो तरह से देख सकते हैं, डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव। ठीक है, सो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है टेंशन। टेंशन वो वाली टेंशन नहीं जो हम एग्जाम से पहले टेंशन होती है, टेंशन इन पोइट्री। अब टेंशन इन पोइट्री कैसे बना? वो कहते हैं कि एक होती है इंटेंशन, एक होती है एक्सटेंशन। जब हम इंटेंशन का इन काट दें और एक्सटेंशन का एक्स काट दें तो हमें मिलता है टेंशन। इंटेंशन क्या होती है? कॉनोटेटिव, यानी कि जो इंटरनल मीनिंग होते हैं, जो छुपे हुए मीनिंग होते हैं। एंड एक्सटेंशन मतलब जो सरफेस लेवल पर चीजें हो, लॉजिकल हो, साइंटिफिक हो। तो वो कहते हैं कि किसी भी पोएम में टेंशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि इंटेंशन एंड एक्सटेंशन का मिक्सचर जब हम कर देते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, तभी एक पोएम अच्छी बनती है। तो टेंशन इज इंपॉर्टेंट। सो टेंशन इन पोइट्री का मतलब है कि इंटेंशन, एक्सटेंशन या डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव, लॉजिकल एंड मेटाफिजिकल, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, इसका भी आप रट्टा लगा लो। क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टर्म टेंशन इज एसोसिएटेड विद। सो ये जो टेंशन टर्म है ये एसोसिएटेड है एलन टेट के साथ। सो देखो पीवाईक्यूज किस तरह से आ रहे हैं अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को कर लेते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट, हर ऑथर, हर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करूं। लास्ट ऑथर हमारे बचते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको न्यू क्रिटिसिज्म कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो लास्ट ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म नाम से एक वर्क लिखा था, वॉल्यूम ऑफ एसेज है वो, बहुत सारे एसेज हैं उसमें। सो तीनों वर्क्स आपको इंपॉर्टेंटली करने हैं। वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जिसमें क्रिटिसिज्म का कोई वर्क नहीं है, इनकी खुद की पोएम्स हैं, पोएम्स अबाउट गॉड, गॉड के बारे में इन्होंने पोइट्री लिखी है। न्यू क्रिटिसिज्म एंड पोइट्री नोट ऑन ओंटोलॉजी। ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ऑथर को अगर हम देखें तो ये एक केनियन कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं। इनका मानना था कि क्रिटिसिज्म जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और ये कैनियन रिव्यू के भी एडिटर हैं। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एडिटर इनको कहा गया है, एंड मेंबर ऑफ सदर्न ग्रुप कॉल्ड फ्यूजिटिव्स ग्रुप ऑफ 16 राइटर्स। सो 16 राइटर्स के साथ मिलके इन्होंने फ्यूजिटिव ग्रुप शुरू किया था जिसको सदर्न ग्रुप भी कहा जाता है, एंड इन्होंने ही शुरू किया था, तो यही उनके फाउंडिंग मेंबर भी हैं। सो ये पूछा जा सकता है कि फाउंडिंग मेंबर ऑफ फ्यूजिटिव ग्रुप कौन है? सो वो हैं आपके जॉन क्रो रैनसम, एंड इसमें 16 और राइटर्स थे, एंड इन्होंने इसी ग्रुप का जो एक जर्नल आता था फ्यूजिटिव, उसके भी ये एडिटर थे। एंड इसके अलावा इनको जाना जाता है ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के लिए। ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है? सिस्टमैटिक क्रिटिसिज्म या हायरार्किकल क्रिटिसिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है? यानी कि जब हम क्रिटिसिज्म को हायरार्की से पढ़ते हैं कि पहले कौन क्रिटिक्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले सॉक्रेट्स थे, फिर उसके बाद प्लेटो हैं, अरिस्टोटल हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को जब हम क्रोनोलॉजिकली समझते हैं और उसमें से कुछ समझकर नया लेकर आते हैं, उसको कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। कॉन्सेप्ट्स की बात करें सो इन्होंने 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। वो कहते हैं कि पोइट्री 3 तरह से हो सकती है, फिजिकल पोइट्री, प्लैटोनिक पोइट्री एंड मेटाफिजिकल पोइट्री। सो फिजिकल पोइट्री क्या है? जब आप पोएम्स लिखते हो फिजिकल चीजों के ऊपर, जैसे सपोज आपने क्लॉक के ऊपर पोइट्री लिखी, टेबल के ऊपर लिखी, या किसी सोफा के ऊपर लिखी, मॉर्निंग वॉक के ऊपर लिखी, सो इसको कहते हैं फिजिकल पोइट्री। प्लैटोनिक पोइट्री कौन सी होती है? जब आप आइडियाज के ऊपर पोइट्री लिखो। ठीक है, आइडियाज क्या है? जो दिखाई नहीं देते बट होते हैं। थर्ड है मेटाफिजिकल पोइट्री, जो चीजों से शुरू होती है एंड आइडियाज पर खत्म होती है, जैसे जॉन डन की और मेटाफिजिकल पोएट्स की जो पोइट्री है उसको हम इसमें कवर कर सकते हैं, जिसने कंपस के ऊपर लिखा गया, बट जो कंपस है वो बदल जाती है एक आइडिया में कि जो लवर्स हैं उनका जो लव है
वो एटर्नल है, वो कभी भी बॉडीली नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये हमारे 9 राइटर्स खत्म हो गए यहाँ पर। बट एक और चीज आपके लिए मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन बाय। सो न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में लिखा गया था, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर होता है। एंड ये जो वर्क है लिखा था जॉन क्रो रैनसम ने। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यू अरिस्टोटलियन स्कूल। अभी तो हमने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा, अब न्यू अरिस्टोटलियन स्कूल क्या है। सो ये दुश्मन है न्यू क्रिटिसिज्म वालों के। तो राइवलरी है, दो ग्रुप्स की राइवलरी है। इसको इस तरह से समझो कि जो भी न्यू क्रिटिक्स कहते हैं ये लोग उनके अपोजिट हैं, ये उनके अपोजिट आइडियोलॉजी रखते हैं। इनके मेंबर्स के नाम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीए इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मेंबर जो है न्यू अरिस्टोटलियन स्कूल से है या कौन सा नहीं है। सो आर.एस. क्रेन, नॉर्मन मैकलीन, एल्डर ओल्सन एंड रिचर्ड मैकीन, उसके अलावा बर्नार्ड विंगबर्ग और विलियम ब्री केस्ट। सो ये सारे नाम का आपको रट्टा लगाना है, आप कोई कहानी बना के इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एजेंडा क्या था, ये चाहते क्या थे। ये न्यू क्रिटिक्स या न्यू क्रिटिसिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को अकेले पढ़ें, ऑथर के बिना जाने, ऑथर को बिना एनालाइज करे, उसके टाइम फ्रेम को बिना जाने, पॉलिटिकल सिचुएशन को बिना जाने, उसके यॉनर को बिना जाने हम कैसे किसी भी वर्क को एनालाइज कर सकते हैं। ये आइडिया बिल्कुल बकवास है, इसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा ये सबको यही चीज कहते थे कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो एक बकवास सी थियोरी है, ठीक है। और इनको एक और नाम दिया जाता है न्यू अरिस्टोटलियन के साथ साथ इनको शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स भी कहा जाता है। दो नाम है इनके, शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स एंड न्यू अरिस्टोटलियंस। सो क्योंकि ये सारे जो लोग हैं जिनके नाम हमने ऊपर पढ़े, ये शिकागो यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर्स थे। इन्होंने मिलकर इस चीज के ऊपर स्टडी की, मिलकर इन्होंने इस चीज के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। एंड इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो होता है जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस में खड़ी होती है, इलेक्शन से पहले वो अपना मैनिफेस्टो देते हैं कि हम इन धारणाओं के ऊपर काम करेंगे, हमारे ये एजेंडाज हैं, हम ये चाहते हैं और हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से इन्होंने भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम था क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, एंशिएंट एंड मॉडर्न। सो वो क्या कहते हैं कि जो अरिस्टोटल हैं उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर हमें वापस जाना चाहिए कि यॉनर एंड फॉर्म, ऑथर की इंटेंशन क्या है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हमें या किसी भी क्रिटिक को या किसी भी राइटर को डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल नोन नियो अरिस्टोटलियन क्रिटिक। सो कौन सा जो है नियो अरिस्टोटलियन क्रिटिक नहीं है आएगा। Who among the following is not a well known Aristotelian critic, ठीक है। सो नहीं, सॉरी, ठीक है। आर.एस. क्रेन जो है इसका आंसर रहेगा। आर.एस. क्रेन जो है एक नियो अरिस्टोटलियन क्रिटिक है। एंड यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू यूजीसी प्लगइन। पूरी थ्योरी हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।